क्या आप अपने रिश्तेदार विधायक दुड़ाराम के सामने चुनाव लड़ेंगे? फतेहाबाद के जो मौजूदा विधायक दुड़ाराम हैं, आपके पारिवारिक सदस्य हैं जी। क्या लगता है कि फेलियर हैं? देखो जी, मैं किसी पार्टी से टिकट नहीं चाह रहा। अगर किसी पार्टी को विधायक की जरूरत होगी तो वो हमसे बात करेंगे। आप युवा चेहरा हैं, एक आपकी जो इच्छा शक्ति है बड़ी अच्छी है, कमाल की है। 2024 में फतेहाबाद हलके की जनता पर विश्वास कर आपको विधानसभा भेजती है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुग्राम जाकर व्यापार करने लगेंगे? तो हम अगर अपने आइडिया 6 महीने पहले चुनाव से पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर देंगे, सत्ताधारी पार्टी के सामने डिस्क्लोज कर देंगे, तो शायद हो सकता है वो इम्प्लीमेंट करें। आप जितना गंभीर चुनाव को लेकर हैं, आपके जो नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके साथ लड़ेंगे या उनसे अलग होकर लड़ेंगे? मुझे काफी लंबा टाइम हो गया राजनीति में, भजनलाल परिवार के साथ जुड़कर काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मेरी इच्छा है कि मैं खुद चुनाव लड़कर जनता के बीच में आऊं और अपने विजन से जनता के मैं काम करवाऊं। कुलदीप बिश्नोई से संबंध अभी भी मधुर है क्या आपके? आप किसान हितैषी हैं, बीजेपी विरोधी हैं? देखो, मैं आपका पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों चीजें जनता को मिलेगी। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने इन चीजों पे ध्यान ही नहीं। जनता को कभी अपने काम के लिए फतेहाबाद से चंडीगढ़ नहीं आना पड़ेगा। सरकार जनता के द्वार रहेगी। विधायक उनके गांव में होगा, हर आदमी विधायक होगा, हर आदमी का काम उसके घर पे होगा। उसको काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऐसी हम एक व्यवस्था देंगे। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में फतेहाबाद के प्रमुख समाजसेवी अनिल जियानी होंगे। स्वास्तिक सोशल संगठन के नाम से एनजीओ चलाने वाले अनिल जियानी 2024 में फतेहाबाद से विधायक बनने का सपना संजोए हुए हैं। आज अनिल जियानी से जानेंगे कि फतेहाबाद में मौजूद सियासत के खिलाड़ियों को किस विजन के तहत मात दे पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जियानी साहब। सर नमस्कार। जियानी साहब, स्वास्तिक सोशल संगठन जी, क्या लगता है कि 2024 में मस्तिष्क पर स्वास्तिक का निशान लग जाएगा क्या? बिल्कुल लगेगा सर। वैसे तो चुनाव का जो अभी तो ईवीएम मशीन आ गई, पहले जो बेल्ट पेपर होता था उस पर भी स्वास्तिक का ही निशान होता था। क्या विजन है? तो सर हमारी बहुत सोच है, युवाओं के लिए रोजगार की सोच है कि उनको रोजगार कैसे मिले, उनको सरकारी नौकरियां कैसे मिले, उनकी एजुकेशन किस प्रकार की हो कि वो आगे बढ़ सके। रोजगार के साधन नहीं है फतेहाबाद में। अगर आप पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखो, फतेहाबाद में ऐसा क्या विशेष हुआ है कि जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपका क्या विजन है अनिल जी? देखिए, जब भी मैं किसी राजनीतिक का साक्षात्कार करता हूँ, चुनावों के दिन आते हैं, लॉलीपॉप दे दी जाती है जनता को। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, नशे को दूर करेंगे, उद्योग लाएंगे, लेकिन चुनावों के बाद स्थिति वही ज्यों की त्यों। आपका विजन क्या है? देखिए सर, हमारा विजन क्लियर है। हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे हम काम करेंगे। अब वो चीजें तो हम इलेक्शन टाइम में ही जनता के सामने रखेंगे। अगर मैं आज 6 महीने पहले अपने आइडिया, क्योंकि देखो कोई भी काम होता है, सबसे मेन जो चीज होती है वो आइडिया होता है। पूरा सिस्टम आइडिया से चलता है कि ये आइडिया किसका था। तो हम अगर अपने आइडिया 6 महीने पहले चुनाव से पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर देंगे, सत्ताधारी पार्टी के सामने डिस्क्लोज कर देंगे, तो शायद हो सकता है वो इम्प्लीमेंट करे। जिस पब्लिक से वोट लेने हैं उससे छुपाना क्या है? नहीं, पब्लिक से कुछ छुपाना नहीं है। पब्लिक को हम बताएंगे कि ये काम ऐसे हो सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर पहले वालों को करने होते हैं तो वो तो सत्ता में कर सकते थे। वो पहले भी सत्ता में रहे, उनसे पहले भी अलग अलग सरकारें बनी है, वो लोग भी सत्ता में रहे। अगर उनके पास विजन होता तो आपको पिछले लगभग 20 सालों में काम दिखता। जब से सोशल एक्टिव का जमाना आया, जब से सोशल मीडिया आया, क्या फतेहाबाद में कोई विकास हुआ है? नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता। यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना, यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगी, यहाँ कोई बड़ा कॉलेज, बड़ा यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ना ही उस पर काम किया जा रहा। फतेहाबाद के जो मौजूदा विधायक दुड़ाराम हैं, आपके पारिवारिक सदस्य हैं जी, क्या लगता है कि फेलियर हैं? देखो, मैं किसी नेता को फेलियर की संज्ञा नहीं दूंगा। हर आदमी की एक अपनी इच्छा शक्ति होती है काम करने की, एक अपनी सोच होती है। वो अपने
क्या कि विजन से, अपनी सोच से काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से लोगों का विकास किया जा सकता है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, उस तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा। क्या लगता है कि डोडाराम की इच्छा शक्ति कमजोर है क्या? नहीं, इच्छा शक्ति तो देखो जी, आपको पता ही है कि रोजगार का है भाई। कितने यहाँ कोई नया कॉलेज बना हो, नई यूनिवर्सिटी बनी हो, नई कोई मेडिकल कॉलेज बना हो, या कोई नई इंडस्ट्री लगी हो, या कोई प्लानिंग हो गवर्नमेंट की। आज तक तो मैंने कोई अलाउंस नहीं सुना कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हम 2024 में या 26 में 28 में ये करेंगे। ऐसा कोई विजन आया नहीं है गवर्नमेंट का। ना कोई नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है फतेहाबाद को। जो परंपरागत रोड है, परंपरागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही है, नया कुछ नहीं है। मौजूदा विधायक साहब बड़ी मुश्किल से मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में लेकर आए थे, वो भी छिन गया। तो वो अभी आपने जो पूछा उस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि विधायक कितने गंभीर है। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। आप जितना गंभीर चुनाव को लेकर हैं, आपके जो नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके साथ लड़ेंगे या उनसे अलग होकर लड़ेंगे? देखो जी, हर आदमी की एक इच्छा होती है कि वो समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करें। तो अभी मेरी इच्छा है कि मुझे काफी लंबा टाइम हो गया राजनीति में, भजनलाल परिवार के साथ जुड़कर काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मेरी इच्छा है कि मैं खुद चुनाव लड़कर जनता के बीच में आऊं और अपने विजन से जनता के मैं काम करवाऊं। किस पार्टी से टिकट चाह रहे हैं? देखो जी, मैं किसी पार्टी से टिकट नहीं चाह रहा। अगर किसी पार्टी को विधायक की जरूरत होगी तो वो हमसे बात करेंगे। निर्दलीय भी लड़ने के इच्छुक है क्या आप? हमें चुनाव लड़ेंगे और अनिल जानी एक चेहरा होगा, चुनाव जनता लड़ेगी, फतेहाबाद की जनता लड़ेगी। क्या आप अपने रिश्तेदार विधायक डोडाराम के सामने चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, राजनीति में भाईचारे और रिश्तेदार की कोई परिभाषा नहीं होती। राजनीति एक इच्छा शक्ति होती है। अगर कोई आदमी इच्छा रखता है काम करने की तो उसको अवसर मिलना चाहिए। और अभी डोडाराम जी है, वो अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा विजन अलग है, तो मैं अपना आजादी अलग पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। कुलदीप बिश्नोई से संबंध अभी भी मधुर है क्या आपके? भजनलाल परिवार से मेरे संबंध जैसे पहले थे वैसे याद है और भविष्य में भी ऐसे रहेंगे। मैं राजनीति की वजह से कभी भी भाईचारा को नहीं बिगाड़ता। वो सामाजिक और पारिवारिक संबंध है, वो हमेशा रहेंगे। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई पार्टियां बदलने के लिए मशहूर हो गए हैं हरियाणा में, कांग्रेस, हजका, कांग्रेस, भाजपा, समझ से परे खेल लगता है। क्या लगता है कि आपको भविष्य तय नहीं कर पा रहे हैं स्वयं का? देखो जी, हर नेता की कुछ अपनी इच्छा शक्ति होती है, कुछ मजबूरियां होती है। तो उसके बारे में तो कुलदीप जी ज्यादा आपको बेटर बता पाएंगे कि उन्होंने पार्टियां बार बार क्यों बदली। हमने तो शुरू दिन से लेके 2005 से लेके 2022 तक हमारा एक लक्ष्य था कि कुलदीप जी को सत्ता की कुर्सी पे बिठाए। शायद हम कुलदीप जी को नहीं बिठा पाए, पर उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से जिता के हमने बिठा दिया कि भाई साहब अब आप सरकार में आ गए, अब सरकार आपको मुबारक। हम अपना रास्ता अब खुद चुनेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, जनता के बीच में अपने विजन लेके जाएंगे और जनता के लिए काम करवाएंगे। 26 जनवरी को जब भव्य बिश्नोई राष्ट्रीय ध्वज फहराने गए थे तो आप बिल्कुल साथ साथ उनके चल रहे थे जी। सच्चाई है जी। आप ऐसा तो नहीं है कि भव्य बिश्नोई के साथ भी चल रहे हैं, उनकी पार्टी के साथ भी चल रहे हैं और स्वयं के संगठन के साथ भी चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था, नेशनल कार्यक्रम था, और नेशनल कार्यक्रम में मेरे को जब उनके साथ बुलाया गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हर आदमी को जाना चाहिए जहां एक नेशनल फंक्शन की बात आए, तो वहां मुझे नहीं लगता कि वो कोई पार्टी का फंक्शन था। वो हमारा एक नेशनल फंक्शन था, उसमें चीफ गेस्ट कोई भी हो सकते हैं। अगर किसी चीफ गेस्ट के साथ आपको भी निमंत्रण आता है तो आपको भी जाना चाहिए। चलिए अनिल जी, बात करते हैं। भजनलाल परिवार के बड़े नजदीकी आप माने जाते हैं, बिश्नोई समाज में अच्छा खासा रुतबा आप रखते हैं जी। कुलदीप बिश्नोई का भाजपा से रूठ जाना, कांग्रेस में चले जाना, एक बार फिर भाजपा का दामन थाम लेना, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, उसके बारे में तो कुलदीप जी बताएंगे कि उनकी क्या मजबूरियां रही। आपका नजरिया क्या है? देखो, हर बड़े नेता की एक अपनी महत्वाकांक्षा होती है, एक इच्छा शक्ति होती है। अगर उसके अनुरूप वो चीजें नहीं हो पा रही तो उनको मजबूरन हो सकता है कि पार्टियां बदलनी पड़ जाए। उचित मानते हैं क्या इस कदम को? देखो, मैं तो ये कहता हूं कि जिसको समर्थन जनता ने दिया है, जिस सीट से जनता ने जिताया, डेमोक्रेसी ये कहती है कि आपको उसी के साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर आज कोई किसी को किसी सीट से
किसी के खिलाफ जिता रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो जेजेपी को वोट मिला था वो बीजेपी को हराने के लिए मिला था, पर जेजेपी ने बीजेपी के साथ जाके सरकार बना दी। तो कहीं ना कहीं क्या कि जनता के साथ धोखा हुआ है। भाजपा के 10 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखो जी, मुझे तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय भाईचारा खराब, आपसी फूट। आप ये देख सकते हो कि पिछले 3 साल में किसान आंदोलन 2 बार हुआ है। आज सरकार ये कहती है कि हम बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जब आपने पीछे 2 साल पहले आश्वासन दिया तो आपने 2 साल तक उस पर काम क्यों नहीं किया? आपको काम करना चाहिए था। मानते हैं कानून एक दिन में नहीं बनते, पर आपको 2 साल का टाइम दिया था ना। अब तो सरकार सिर्फ आचार संहिता का इंतजार कर रही है कि आचार संहिता जैसे तैसे जल्दी लग जाए और ये हमारे गले से निकल जाए। क्या लगता है कि किसान हट नहीं कर रहा है क्या? नहीं, किसान देखो जी अपना हक मांग रहा है, कोई हट नहीं कर रहा है। अगर मैं भी किसान का बेटा हूँ, एक्चुअल में देखा जाए तो आज तक किसी भी राजनीति पार्टी ने किसान का ना तो दर्द समझा और ना उसके लिए काम किया। सरकार का कहना है कि राजनीतिक आंदोलन बन गया है, किसान आंदोलन नहीं है, राजनीतिक पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही है। देखो, हर कोई आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, तो इसलिए हम किसी आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन नहीं कह सकते। क्या इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी थी, क्या बीजेपी आंदोलन नहीं करती थी? क्या बीजेपी ने रेल रोको आंदोलन, भारत बंद आंदोलन, ये आंदोलन नहीं किए? जब उन्होंने किए, जब उन्होंने ये कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूं कांग्रेस ने नहीं की, तो बीजेपी ने 10 साल में क्या कर दिया? बीजेपी ने नहीं किया। किसानों के जब एक उन पे थोपा गया कि ये काला कानून, जब आंदोलन किया 13 महीने, एक बहुत लंबा स्ट्रगल होता है, 13 महीने किसानों ने आंदोलन कर कर सरकार को झुकाया। नजदीक इलेक्शन देखकर 5 स्टेटों को सरकार को झुकना पड़ा। आंदोलन को खत्म करने के लिए इन्होंने पहले आपसी फूट पैदा की। आपने देखा होगा दिल्ली मार्च के अंदर, ट्रैक्टर मार्च में भी इन्होंने किस प्रकार से लाल किला पर झंडा फहराने का काम किया, या बीच में पत्थरबाजी की। अभी कल का देख लो, कल ये सिंधु बॉर्डर पे पुलिस के आदमी किसानों के अंदर जाकर पुलिस पे ही पत्थर फेंक रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं पता चलता है कि इनको सरकार कह रही कि आप कैसे कैसे दंगा कराओ ताकि हम ये साबित कर दें कि किसान उग्र है। आप किसान हितैषी हैं, बीजेपी विरोधी हैं? मैं देखो सर, किसान हितैषी हूं, मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूं और मुझे किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं। अगर कोई पार्टी किसी सिस्टम के प्रति अच्छी अपनी व्यवस्था बनाती है, चाहे वो किसान के बारे में हो, चाहे वो कर्मचारी के बारे में हो, चाहे वो छोटे मजदूर के बारे में हो, अगर कोई अच्छी पॉलिसी बनाएगी मैं स्वागत करूंगा। अनिल जी, फतेहाबाद जिले की बात करें, नशे की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। नशा जो है हर घर के युवाओं को अपने जकड़न में ले रहा है। सत्ताधारी पार्टी के 2 विधायक जिले में हैं, सरकार में मंत्री इसी जिले से हैं, बावजूद उसके नशा रुक नहीं पा रहा है। अनिल जियानी के अंदर ऐसी क्या इच्छा शक्ति है कि 2024 में यदि जनता विश्वास करती है तो अनिल जियानी नशे को रोक देंगे? देखो, मैं आपका पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीजें जनता को मिलेगी। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया कि हमें ये काम करना है। आप ये देखते हो कि कई बार हम एक सड़क से निकल रहे हैं, वो पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से टूटी हुई है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा? क्या उसके लिए किसी विधायक को इच्छा शक्ति की जरूरत है? क्या कोई पावर की जरूरत है? क्या उसको पता नहीं? पता होता है जी, काम करने की अच्छी नीयत होनी चाहिए। अगर आप एक चीज देखो, अगर आपने युवाओं को नशे से बाहर निकाल दिया, उसको एक अच्छी शिक्षा दे दी, तो अब आपको टास्क मिल जाएगा कि रोजगार दो। अब आपके पास प्लानिंग नहीं है ना तो नशे को बंद करने की प्लानिंग है, ना शिक्षा की है, ना रोजगार की है। तो इसीलिए कह रहे कि जो जिस रास्ते से भटक रहा भटकने दो, ताकि वो हमारे तक तो ना आए नौकरी मांगने। जानी जी, जब मैं आपका साक्षात्कार करने से पहले जानकारी जुटा रहा था भुना क्षेत्र में, तो जानकारी लगी कि आप फुटबॉल क्लब के प्रधान हैं जी। आप खिलाड़ियों को टी-शर्ट वितरण करते हैं, किट वितरण करते हैं, सेवा कर रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? देखो जी, मेरी इच्छा तो सिर्फ सेवा की है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। अगर उस सेवा को कोई राजनीति के चश्मा से देखता है तो मेरा मानना है कि गलत है, क्योंकि ना तो खुद करें
ना दूसरे को करने दें। और आपने जो फुटबॉल क्लब की बात की, उसी फुटबॉल क्लब में मुख्य अतिथि चौधरी धुड़ाराम जी थे, जो कि नहीं गए कार्यक्रम में, और उसी का समापन समारोह का मुख्य अतिथि मैं था, जो कि वहां गया। तो ये एक इच्छा शक्ति दर्शाता है कि किसकी काम करने की इच्छा जनता के लिए। चौधरी धुड़ाराम जी के कार्यकाल की बात करें, पिछले 1 साल से विवादों का और चौधरी धुड़ाराम जी का चोली दामन का साथ रहा है। देखो जी, वो तो मेरे से ज्यादा आपको पता है। आप क्षेत्र में रहते हो, मौजूद रहते हो, हर रोज की न्यूज देखते हो। विकास तो कहीं हुआ नहीं, ठीक है। इस प्रकार के विवादों की खबरें अक्सर अखबारों में आपके माध्यम से पता चलती है कि आज एक नया विवाद है। 6 से 7 महीने का जो समय अभी चुनावों को पड़ा है जी, आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं जी, जनता की सेवा करना चाह रहे हैं जी, क्यों ना ये 6 से 7 महीने सत्ताधारी पार्टी का विरोध कर कर विपक्ष की भूमिका निभा लेते आप। देखो, विरोध करना कोई किसी समस्या का हल नहीं है। विरोध वही आदमी करता है जिसमें काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। वो सिर्फ लोगों के बीच में अपने आप को प्रमोट करने के लिए विरोध करता है। हमें कोई विरोध नहीं करना, हमें तो अपने जो विजन है जनता के सामने वो लेके जाने कि हम आपके लिए किस पॉलिसी से आपको रोजगार देंगे, किस पॉलिसी से आपको शिक्षा देंगे, किस पॉलिसी से हम आपको व्यापार देंगे। हमें एक रास्ता दिखाना है, हमें लोगों को ये बताना है कि नशे के नुकसान क्या है और नशा कैसे छोड़ा जा सकता है। सत्ताधारी पार्टी को उसकी कमजोरियां बताएगा कौन यदि आप में इच्छा शक्ति नहीं होगी तो? नहीं, हमें इच्छा शक्ति है। मैंने कब कहा कि इच्छा शक्ति नहीं है हमें? सत्ताधारी पार्टियों को कमजोरी का पता है, तभी तो वो काम नहीं कर रहे। अगर उनमें कमजोरियां ही नहीं होती तो वो क्या फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का विकास नहीं होता? आज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है देखो आप। आज मैं अंशार क्या गुड़गांव में व्यापार करता हूँ, वहां जब कोई मुझसे ये पूछता है कि सर आप कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। वो कहते हैं ये कहाँ पे? लोगों को अब तक हरियाणा के अंदर फतेहाबाद को जिला बना, 96 में जिला बन गया था, अब तक लोगों को ये पता नहीं है कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको आगे तो लेके आएंगे ना। आप युवा चेहरा है, एक आपकी जो इच्छा शक्ति है बड़ी अच्छी है, कमाल की है। 2024 में फतेहाबाद हल्के की जनता पर विश्वास कर कर आपको विधानसभा भेजती है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुग्राम जाकर व्यापार करने लगेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको अभी प्रैक्टिकल पता चल जाएगा। मैं जनता के बीच में रहूंगा। जनता को कभी अपने काम के लिए फतेहाबाद से चंडीगढ़ नहीं आना पड़ेगा। सरकार जनता के द्वार रहेगी। विधायक उनके गांव में होगा, हर आदमी विधायक होगा, हर आदमी का काम उसके घर पे होगा। उसको काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऐसी हम एक व्यवस्था देंगे। स्थायी निवास स्थान बना लिया है क्या फतेहाबाद में? मैंने स्थायी निवास स्थान फतेहाबाद में बना लिया है और बहुत जल्दी मैं आप सबको भी आमंत्रित करूंगा चाय पे, और हम आपके बीच में रहेंगे और आपके बीच में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे। अनिल जी, भजनलाल चौधरी, भजनलाल, स्वर्गीय भजनलाल जो प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे, उनकी कार्यशैली की बात कर लीजिए, उनकी नीतियों की बात कर लीजिए। आप चाहे उत्तर हरियाणा में चले जाइए, दक्षिण हरियाणा में चले जाइए, हर जगह गुणगान होता है जी। लगता नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई के जो कदम पार्टियां बदलने में लगे रहे, उससे भजनलाल की कहीं ना कहीं जो है गिरावट आई है कहीं ना कहीं में? देखो जी, चौधरी भजनलाल जी का हरियाणा में बड़ा मान और सम्मान है। अगर मैं व्यक्तिगत कहूं, किसी भी गांव के अंदर वाटर वर्क्स, किसी भी गांव के अंदर पशु चिकित्सालय, किसी गांव के अंदर जो डिस्पेंसरी होती है, अगर उसका, और किसी गांव का प्राइमरी स्कूल का अगर पत्थर देखेंगे आप, तो वो चौधरी भजनलाल जी के नाम से मिलेगा। कहीं भी लोगों के लिए रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो चौधरी भजनलाल जी ने समझी थी, क्योंकि वो किसान के बेटे थे। उनको पता था कि एक किसान के परिवार की क्या निजी जरूरतें हो सकती है और किसान के परिवार को समाज में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और मूलभूत सुविधा पे काम किया। मैं भी चौधरी भजनलाल जी की उन्हीं नीतियों से प्रभावित हूँ और मैं भी उन्हीं नीतियों पे काम करना चाहता हूँ कि हर घर को स्वच्छ पानी मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर परिवार को स्वास्थ्य मिले और हर परिवार को रोजगार मिले। फतेहाबाद की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमार नजर आता है। विधायक की भूमिका को कैसे देखते हैं इसमें? देखो जी, फतेहाबाद के अंदर मैं 2005 से ये सुन रहा था कि बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। अब जाकर कहीं हलचल शुरू हुई है, अब पता नहीं बनकर कब रूप मिलेगा। तो फतेहाबाद
छोटी छोटी मेडिकल सुविधाओं के लिए अग्रवा मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, या रोहतक पीजीआई, या चंडीगढ़ पीजीआई, या गुड़गांव मेदांता तक, फतेहाबाद को, यहाँ की मूल जनता को जाना पड़ता है। अगर जनता ने हमें मौका दिया तो उनको सारी सुविधाएं उनके शहर में मिलेगी। बीजेपी यदि आपको 2024 में आमंत्रण करती है फतेहाबाद से उम्मीदवार बनाने के लिए, आमंत्रण स्वीकार करेंगे? देखो जी, हर पार्टी का स्वागत है। हम टाइम के हिसाब से देखेंगे क्या कंडीशन है। अगर हमें पार्टी और उसका विजन हमारे से मैच करता हुआ दिखा तो हम क्या जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये है कि हमें हमारी विचारधारा का गला नहीं घोटना है। टिकट के लालच में हम किसी ऐसी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे कि उसमें हमारी विचारधारा घुटे। हम अपनी नीतियों, अपने जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उससे काम करना चाहते हैं। किस पार्टी से विचारधारा मिलती? नहीं, देखो, अभी हाल फिलहाल तो किसी पार्टी का मुझे ऐसा कोई विजन नहीं लगता कि उनका कोई प्रदेश के लिए विजन है। अगर कोई पार्टी अपने विजन को बदलकर प्रदेश में आती है तो हम स्वागत करेंगे। बिन खर्ची बिन पर्ची का नारा देते हुए मनोहर लाल थकते ही नहीं है, आप विजन की बात कर रहे हैं। देखो जी, पर्ची और खर्ची, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पर्ची और खर्ची से किसको रोजगार मिला? बीए, एमए, पीएचडी, एलएलबी को डी ग्रुप की नौकरी मिलती है बिन खर्चे और पर्ची, और उसके लिए सीएम साहब उनसे बात करते हैं कि आपको रोजगार मिल गया। एक पीएचडी किया हुआ आदमी अगर 4th क्लास की नौकरी लग रहा है बिन खर्ची पर्ची, तो आप ये बताओ ना, अपने तहसीलदार कितने लगाए, एसडीएम कितने लगाए, एसडीओ कितने लगाए, जेई कितने लगाए, डीएसपी कितने लगाए, या सचो कितने लगाए, एसआई कितने भर्ती किए बिन खर्ची पर्ची, उनका रिपोर्ट कार्ड दो भाई। एक 4th क्लास के लिए जिसकी एजुकेशन 10वीं 12वीं गवर्नमेंट ने निर्धारित की है, गवर्नमेंट वो नौकरी एमए बीए पीएचडी वालों को दे रही है। सरकार के भ्रष्टाचार पर वार अभियान को आप कैसे देखते हैं? सरकार पर भ्रष्टाचार पे वार तो सरकार खुद बताएगी। अभी इनके क्या कहते हैं, सीएम साहब ने खुद अभी बयान दिया था 4 दिन पहले कि ये जो प्लॉट वगैरह आमंत्रित हुए हैं और सहकारी समिति वगैरह में जो बड़ा घोटाला आ रहा है, इसमें हम 5 सीएम की जांच करवाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो सरकार के सामने, उसके लिए वार करने की जरूरत ही नहीं है। पर क्या दूसरी स्टेट का अगर कोई मंत्री, नेता या विपक्ष का जब एक लांछन लगने से पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, सीएम तक अरेस्ट कर लिए जाते हैं, और यहाँ इनके खुद के मंत्री खुले घूम रहे हैं, उनपे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। कौन सा मंत्री खुला घूम रहा है? अभी ये सहकारी मंत्री पे जो आरोप लगा है, तो उसके बाद में क्या कार्रवाई है बताओ? कहीं ऐसा तो नहीं है आप आरोप लगा रहे हैं, गुरुग्राम में व्यापारी हैं, ईडी की नजर भी आप पर है? नहीं, ईडी की नजर है, कोई बात नहीं, ईडी आके जांच कर ले। मैं किसान का बेटा हूँ, कोई व्यापारी का बेटा नहीं हूं, मैं किसान का बेटा हूँ। और ना ही मैंने इतना इनकी तरह 700 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ का घोटाला कर रखा है कि ठीक है जांच कर ले। अगर कहीं मिले तो हमें भी बताए, अगर कहीं पैसा बचा हुआ है तो हमें बताए, हमें खर्चे के लिए। जिस तरह से कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10-10 घंटे ईडी का सामना कर रहे हैं, कभी बातचीत करके देखी गई ना उनसे? देखो जी, हुड्डा साहब ने घोटाला किए होंगे, इसलिए तो ईडी का सामना कर रहे हैं ना। हमने कौन सा घोटाला किया बताओ? जैनी साहब, फिर से लौटकर मैं भजनलाल परिवार पर आता हूं। देखिए, आप भी बड़ा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, अनिल जानी जी की जो मुस्कुराहट है उसको जरा जूम कर ले। अभी चैतन्य बिश्नोई की जब शादी हुई थी तो राजस्थान में बिश्नोई समाज में काफी नाराजगी दिखाई दी थी कुलदीप बिश्नोई को लेकर है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, जब कोई आदमी एक समाज से उठकर अपर कुर्सी पे चला जाता है, फिर वो समाज का ना होकर 36 बिरादरी का होता है। चाहे वो गांव ग्राम पंचायत में सरपंच की भूमिका हो, चाहे वो विधानसभा में विधायक की भूमिका हो, या प्रदेश में मुख्यमंत्री की या देश में प्रधानमंत्री की भूमिका हो, फिर वो किसी बिरादरी जाति विशेष का नहीं होता। और चौधरी भजनलाल जी तो समाज के सिरमौर है। उन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया है, एक समाज को इतना पहचान दी है। उस कुर्सी पे जाने के बाद में जब कुलदीप बिश्नोई को सीएम बनाने की बात आती है, जब हजका पार्टी थी तब एक नारा था कि कुलदीप जी सीएम के कैंडिडेट है, या कांग्रेस में भी जब थे कुलदीप जी तब भी एक नाम आता था 3-4 पैनल में, कुलदीप जी का भी नाम बड़े आदर से आता था कि कुलदीप जी भी सीएम कैंडिडेट है। जब एक आदमी प्रदेश का मुखिया का कैंडिडेट हो तो वो तो पूरे प्रदेश का है। अब वहां जाति और बिरादरी और समाज का तो कोई उचित ही नहीं होता। क्या आप एक जाति से किसी को मुख्यमंत्री या विधायक बना सकते हो?
जब एक जाति या बिरादरी से मुख्यमंत्री या विधायक नहीं बना सकते, तो हम जब एक आदमी, और रही बात बिश्नोई समाज का जो आप विरोध करने की बात कह रहे हो, बिश्नोई समाज एक विचारधारा है। बिश्नोई एक जाति नहीं है, एक विचारधारा है। जिसने इस विचारधारा को अपनाया वो बिश्नोई जाति में गिना गया। जब बिश्नोई समाज का गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बनाया इसको, उसमें हर जाति और धर्म के आदमी ने इसका अनुसरण किया, उन्होंने उनके नियमों को धारण किया और वो सब बिश्नोई बन गए। आज हो सकता है कि बिश्नोई साहब के समाज की नीतियों से आप भी प्रभावित हो जाओ और आप भी कहते हो कि मैं आपके नियम मानता हूं जी, मैं तो आपकी तरह सात्विक बन गया, मैं भी बिश्नोई हूं। तो हम आपको ये थोड़ी कहेंगे कि आप क्या बिश्नोई नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हो। तो एक समाज की बेटी जो साथ में पढ़ी है, उनके विचार मिलते हैं, अगर वो आपस में शादी करे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। अनिल जी, सामाजिक संगठन स्वास्तिक चला रहे हैं आप जी, क्या मोटो है संगठन का? देखो जी, हमारा संगठन का सबसे बड़ा मोटो है लोगों को अवेयरनेस करना। सबसे पहला मुद्दा ही अवेयरनेस है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, अवेयरनेस नहीं है तो आप अच्छा व्यापार नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं है तो आप बुराइयों से, कुर्तियों से दूर नहीं हो सकते, चाहे वो नशे की लेके हो चाहे किसी और प्रकार की। सबसे पहले जनता के बीच में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा जी। आप मुझे कभी भी नोटिस करना, मैं गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। तो यहाँ के कुछ लोकल मित्र कहते हैं यार यहाँ कौन चालान काट रहा है, उनको ये पता नहीं ये सेफ्टी है ना कि चालान। आप अपना कैमरा लेके रोड पे जाइए, हजारों युवा या तो विदाउट हेलमेट चल रहे हैं या हेलमेट अपना हाथ में लेकर स्टेयरिंग में लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये हेलमेट चालान से बचाने का माध्यम नहीं है, ये हेलमेट आपकी सेफ्टी। हमारा एनजीओ का मेन मोटो है लोगों को अवेयर करना, उनको बताना कि भाई इससे आपकी सुरक्षा है। तो अगर आपने किसी दवाई के फायदे बता दिए, किसी फ्रूट के फायदे बता दिए, तो आप ये समझो कि आपने एक बहुत बड़े अभियान को कामयाब कर दिया। अनिल जी, जब जब भी प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती है, संगठन विस्तार की बात होती है, चर्चाएं उठती है कि बिश्नोई समाज को है स्थान मिलेगा, भव्य बिश्नोई को है कोई ना कोई स्थान दिया जाएगा, लेकिन हाथ खाली हर बार रह जाते हैं। लगता है कि बिश्नोई समाज को अनदेखा किया जा रहा है। देखो जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भजनलाल परिवार का जो कद है उसके हिसाब से अब तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कद मिला है। चौधरी भजनलाल जी का बहुत बड़ा कद है, चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई का बहुत बड़ा कद है। आपको पूरे हिंदुस्तान में एक कुलदीप बिश्नोई मात्र ऐसे नेता है जो एक छतर समाज उनकी बातों को मानता है। अगर कुलदीप बिश्नोई समाज में कोई एक पहल करे, कोई एक संदेश दे, तो पूरा समाज एक छतर कहते हैं कि कुलदीप जी का आदेश है, स्वीकार है। तो ऐसे समाज की अनदेखी करना, हालांकि ये तो खट्टर साहब का खुद का बयान था कि आप भव्या का हाथ मुझे पकड़ा दो और उसके बाद में मेरी जिम्मेवारी, इन्होंने खुद वादा किया था। और अभी क्या कि मैं तो ये कहूंगा वादा खिलाफी है, नहीं तो शपथ, विधायक की शपथ के साथ ही मंत्री की शपथ होनी चाहिए थी। वादा खिलाफी है, चुनाव का टाइम सर पे है। आप भी कुलदीप बिश्नोई की बात मानते हैं क्या? देखो, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं मानते हो भाई। देखो, राजनीति एक अलग चीज है। अगर मेरी विचारधारा अलग है, मैं किसी अलग अपने संगठन को चला रहा हूँ, वो अलग है, और कुलदीप जी बीजेपी के साथ है, तो वो एक विचारधारा राजनीतिक अलग है। सामाजिक जहां भी आदेश आएगा कुलदीप जी का, मैं तन मन धन से हमेशा साथ खड़ा। आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं अनिल जी, दूड़ाराम जी हमारे भाई हैं, आप उनके सामने चुनाव न लड़ें, फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो जी, राजनीति में मेरा स्टैंड क्लियर है। चुनाव लड़ेंगे, फतेहबाद से ही लड़ेंगे। फतेहबाद की जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और फतेहबाद से जीतकर विधानसभा में बैठकर मेरी तय दिल से इच्छा है फतेहबाद नहीं, पूरे फतेहबाद जिले के लिए काम करने को। सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी कोई खास काम नहीं कर पाते हैं, आप निर्दलीय रहकर क्या कर लेंगे? देखो, काम करने के लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो प्रशासनिक सेवाओं से कैसे काम लिया जाता है वो अनिल जाने को बखूबी पता है। मैं 20 साल तक राजनीति में रहा हूँ, अलग अलग समय में अलग अलग पार्टी और नेताओं के साथ रहा हूँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से पार्टियों का विलय होता गया, गठबंधन होता गया, तो मैं सबके साथ रहा हूँ। मुझे पता है प्रशासन से काम कैसे लेना है।
पिछले 20 वर्षों से पर्दे के पीछे की राजनीति में रहने वाले समाज सेवी अनिल जानी 2024 के इलेक्शन में मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। अनिल जानी ने आज हरियाणा की गूंज से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि फतेहाबाद हल्के की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और लोगों की राय के बाद ही उन्होंने निश्चय किया है कि इस बार फतेहाबाद हल्के से वह विधायक बनेंगे और विधानसभा में फतेहाबाद हल्के के लोगों के लिए वह कुछ काम करेंगे जो आज तक के विधायकों ने नहीं किया है। जब हमने इनसे जाना कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो इन्होंने कहा कि अभी चुनाव में 6 से 7 माह का समय बाकी है, पहले हर पार्टी की विचारधारा को जानेंगे, समझेंगे और जिस पार्टी से उनकी विचारधारा मिलेगी उसके साथ जाकर यह वह चुनाव लड़ेंगे। यदि किसी पार्टी से विचारधारा नहीं मिलेगी तो वह निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ेंगे। जब हमने इनसे जाना कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी यहां वह कुछ नहीं कर पाए जिसके फतेहाबाद वासी हकदार थे, तो उन्होंने बड़े मुखर होकर कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे काम लिया जाता है वह अनिल जानी बड़ी मुख्य रूप से जानते हैं। यह तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि अनिल जानी के बड़े बड़े दावों में फतेहाबाद की जनता कितना विश्वास कर पाती है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।